नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 के बारे में बात करेंगे। यह एक प्रकार का कम्प्लीमेंट्री एक्ट है गार्जियनशिप वार्ड एक्ट का, जो कि 1890 में बना था। जहां पर वार्ड एक्ट साइलेंट है, वहीं पर माइनॉरिटी एक्ट अपने सेक्शंस बनाती हैं। जो हिंदू माइनॉरिटी एक्ट है वो मोस्टली हिंदूज पे ही सिर्फ लागू होती है, जबकि गार्जियनशिप जो वार्ड एक्ट है वो हिंदू मुस्लिम सब पे लागू होती है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि किन्हें हम गार्जियन कहते हैं। हु इज अ गार्जियन? Guardian means a person having the care of the persons of a minor or of his property or of both his person and property and includes। गार्जियन का मतलब होता है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी एक माइनर का देखभाल करे और उसकी केयर करे और उसकी प्रॉपर्टी की भी केयर करे और देखभाल करे, या हो सकता है कि दोनों का ही केयर और देखभाल करे। ऐसे व्यक्ति को हम गार्जियन कह सकते हैं। गार्जियन चार प्रकार के होते हैं। पहला है नेचुरल गार्जियन, जो कि प्राकृतिक रूप से माता पिता हैं, वही गार्जियन कहलाएंगे नेचुरल गार्जियन। दूसरे होते हैं गार्जियन अपॉइंटेड बाय द विल, ऐसे माता पिता जिन्हें किसी तरह की कोई बीमारी है, या फिर ऐसे माता पिता जिन्होंने विल बनाई है कि उनके मरने के बाद उनके बच्चों का कौन गार्जियन बनेगा, वैसे गार्जियन आते हैं सेकंड में। थर्ड में आते हैं गार्जियन अपॉइंटेड और डिक्लेयर बाय द कोर्ट, मतलब जो गार्जियन कोर्ट के द्वारा अपॉइंट या डिक्लेयर किए जाते हैं उन्हें हम थर्ड नंबर पे रखते हैं। फोर्थ, अंडर एनी इनेक्टमेंट रिलेटिंग टू एनी कोर्ट और वार्ड। तो ये जो 3 नंबर और 4 नंबर है, दोनों ही कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। और जो सेकंड नंबर जो मैं आपको बता रहा था कि गार्जियन अपॉइंटेड बाय द विल, उसे ही हम टेस्टिमेंट्री गार्जियन भी कहते हैं। तो चलिए ये अब हम इसे एक एक करके जानते हैं कि नेचुरल गार्जियन हम किसे कहते हैं। नेचुरल गार्जियन को हम सेक्शन 6 में देखेंगे। सेक्शन 6 में इसको डिफाइन किया गया है नेचुरल गार्जियन को। तो चलिए ये देखते हैं सेक्शन 6। सेक्शन 6 के अनुसार जो लेजिटिमेट चाइल्ड होगा, लीगल माइनर होगा, उसका पहला जो नेचुरल गार्जियन होगा वो फादर होगा और सेकंड में मदर होगी। लेकिन अगर बच्चा 5 साल से कम उम्र का है, बिलो 5 ईयर है, तो उसकी जो कस्टडी होगी बच्चे की वो मदर के पास रहेगी। लेकिन 5 साल के बाद उसके फादर के पास ही कस्टडी भी रहेगा और फादर ही उसका मेन गार्जियन होगा। इन केस इलिजिटिमेट चाइल्ड है तो क्या होगा? तो अगर इलिजिटिमेट चाइल्ड है, मतलब इलीगल चाइल्ड है, तो वहाँ पे पहली जो गार्जियन होगी वो मदर होगी और सेकंड जो गार्जियन होंगे वो फादर होंगे। और जो सेम जैसे कस्टडी जो है वो बिलो 5 ईयर का है तो बच्चा तो उसकी मदर के पास ही रहेगा, जो कि नॉर्मली होता है। अगर माइनर मैरिज गर्ल है तो वहाँ पे हस्बैंड पहला गार्जियन होगा। अगर हस्बैंड भी माइनर है तो वहाँ पे जो गर्ल की मदर एंड फादर होंगे वो गार्जियन होंगे। इन केस अगर एडॉप्टिव चाइल्ड है, जो कि सेक्शन 7 में बताया गया है कि उसका नेचुरल गार्जियन जो अडॉप्ट किए हैं वो उसके फादर होंगे पहले नेचुरल गार्जियन, और सेकंड में उसकी मदर होगी। कब कोई व्यक्ति नेचुरल गार्जियनशिप से डिस्क्वालीफाइड हो जाता है, इसके 2 ग्राउंड्स है। पहला, अगर उसने धर्म परिवर्तन कर लिया है, हिंदू धर्म को छोड़ के किसी अन्य धर्म में चला गया है कन्वर्जन के द्वारा, या फिर कोई व्यक्ति कम्प्लीटली और फाइनली उसने रिनाउंस कर दिया है वर्ल्ड को, मतलब उसने वनवास धारण कर लिया है या फिर संन्यास धारण कर लिया है, तो इस ग्राउंड में भी वो नेचुरल गार्जियनशिप से डिस्क्वालीफाइड हो सकता है। पावर ऑफ नेचुरल गार्जियन, जो कि सेक्शन 8 में बताया गया है, इसमें कहा गया है कि टू डू ऑल एक्ट्स विच आर नेसेसरी और रीजनेबल आर प्रॉपर फॉर द बेनिफिट ऑफ द माइनर, फॉर द बेनिफिट ऑफ द माइनर्स स्टेट, बट कैन नॉट बाइंड द माइनर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब ये होता है कि ऐसा हर एक कार्य जो जरूरी है और उचित है माइनर के बेनिफिट के लिए और माइनर के संपत्ति के बेनिफिट के लिए, मगर एक माइनर को इन सभी कार्यों के लिए संविदा द्वारा बाधित नहीं किया जा सकता है। यही ये क्लॉज कहना चाहता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्लॉज क्या कहना चाहता है। सेकेंड क्लॉज के अनुसार गार्जियन कैन लीज द प्रॉपर्टी बट नॉट फॉर मोर देन 5 years और ऑफ ए टर्म विच एक्सटेंड मोर देन अ ईयर ऑफ द डेट ऑफ द माइनर अटेनिंग मेजोरिटी। इसका मतलब यह हुआ कि गार्जियन माइनर की प्रॉपर्टी को लीज पर दे सकता है, मगर इसमें कुछ समय सीमा है। अगर माइनर 12 साल से छोटा है तो वह उसकी प्रॉपर्टी को 5 साल तक के लिए लीज पर दे सकता है, लेकिन यदि वह 16 या 15 साल तक का हो गया है तो मात्र 1 वर्ष के लिए
ही वह लीज पर प्रॉपर्टी को दे सकता है, और ये जो लीज पे वो प्रॉपर्टी को देगा वो माइनर के बेनिफिट के लिए होना चाहिए, तब वो इसे लीज पे दे सकता है। गार्जियन कैन नॉट ट्रांसफर मॉर्गेज, चार्ज, सेल, गिफ्ट, एक्सचेंज एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी इन नेम ऑफ द माइनर विदाउट प्रियर परमिशंस ऑफ द कोर्ट। द कोर्ट विल ग्रांट सच परमिशन ओनली इफ देयर इज अ नेसेसिटी और देयर इज एन एविडेंट एडवांटेज टू द माइनर। मतलब कोई भी ऐसा इमूवेबल प्रॉपर्टी जो कि माइनर के नाम पर है, ट्रांसफर, मॉर्गेज, चार्ज, सेल, गिफ्ट, एक्सचेंज नहीं किया जा सकता है बिना कोर्ट के परमिशन के। कोर्ट भी परमिशन तब देगा जब देखा जाएगा कि वो जो प्रॉपर्टी किया जा रहा है उस तरह से ट्रांसफर, मॉर्गेज, चार्ज, सेल, गिफ्ट, एक्सचेंज वो माइनर के बेनिफिट के लिए, तब ऐसे कोर्ट परमिशन दे सकती है। If the guardian makes a contract regarding the minor or his immovable property which violates any of these conditions, then the contract shall be voidable at the instance of minor। अगर गार्जियन ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं माइनर के इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर, और यह कॉन्ट्रैक्ट ऊपर जो मैंने कंडीशन आपको बताए हैं उनको वॉयलेट करते हैं, तो वह कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल होगा। सेक्शन 9 में टेस्टिमेंट्री गार्जियन एंड देयर पावर्स के बारे में बताया गया है। जब कोई व्यक्ति किसी बीमारी से पीड़ित है और उसे पता है कि उसकी मृत्यु होने वाली है, तो एक विल बनाता है जिसके तहत वो गार्जियन को अपॉइंट करता है। तो इस तरह के कंडीशंस में क्या क्या होंगे उसको हम इस सेक्शन में देखेंगे। तो पहले, अगर फादर उसका जीवित है बच्चे का और उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी है, तो जिसे वो अपॉइंट करेगा गार्जियन वही उसका टेस्टिमेंट्री गार्जियन होगा। लेकिन सेकंड कंडीशन में जहाँ फादर और मदर दोनों जीवित हैं, लेकिन फादर का डेथ हो जाता है और उसने किसी को अपॉइंट किया है गार्जियन के फादर ने, तो वहाँ पे उसकी मदर ही गार्जियन रहेगी, ना कि वो अपॉइंटेड गार्जियन रहेगा। बट इन केस अगर उसकी मदर की भी डेथ हो जाती है, तो जिसको उसने अपॉइंट किया था गार्जियन उसके फादर ने, वही उसके गार्जियन होंगे। थर्ड केस में क्या होता है, अगर फादर और मदर बोथ आर अपॉइंटेड गार्जियन, ठीक है, अगर दोनों ने ही अपॉइंट किए हैं गार्जियन और फादर की पहली मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद मदर की भी मृत्यु होती है, तो जो मदर ने अपॉइंट लास्ट में किया था गार्जियन, वो ही उस टेस्टिमेंट्री गार्जियन में आएगा। ए टेस्टिमेंट्री गार्जियन हैज द राइट टू एक्ट एज द माइनर्स गार्जियन आफ्टर द डेथ ऑफ द माइनर्स फादर और मदर एज द केस मे बी, एंड टू एक्सरसाइज ऑल द राइट्स ऑफ ए नेचुरल गार्जियन अंडर दिस एक्ट। मतलब ऐसा कोई भी टेस्टिमेंट्री गार्जियन जिसे अपॉइंट किया गया है बाय विल, उसके फादर या मदर के देहांत के बाद बच्चे के, वो जो टेस्टिमेंट्री गार्जियन होगा उसके पास सारे वो राइट्स आ जाएंगे जो कि उसके फादर और मदर के पास थे, और उसे वो एक्सरसाइज करेगा जैसे कि उसके फादर और मदर करते अगर वो जीवित होते। इनकैपेसिटी ऑफ माइनर टू एक्ट एज अ गार्जियन ऑफ प्रॉपर्टी, सेक्शन 10। मतलब यहाँ पे कहना यही चाह रहा है इस सेक्शन में कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अभी माइनर है वो किसी दूसरे माइनर के प्रॉपर्टी का गार्जियन नहीं बन सकता, बट इन केस उसके बॉडी का गार्जियन जरूर बन सकता है। इसका एक एग्जांपल इस तरह से हम समझ सकते हैं कि किसी भी एक बच्ची की विवाह हो जाती है कम उम्र में ही, जैसे कि 14 वर्ष में या 13 वर्ष में या 15 वर्ष में उसकी शादी हो गई, उसके बाद उसको बेबी हुआ, तो उस बेबी का जो गार्जियन होगा, क्योंकि 5 ईयर तक कस्टडी माँ के पास ही रहता है, तो इस कंडीशन में माँ जो होगी वो बच्चे की गार्जियन हो सकती है माइनर होते हुए भी, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी की गार्जियन नहीं हो सकती है। इसी सेक्शन के साथ हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट समाप्त होता है। इसमें और 3 सेक्शंस बचे हुए थे जो कि आप खुद पढ़ लोगे तो बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि ये बहुत ही इजी सेक्शंस है, इसलिए मैंने इन्हें कवर नहीं किया इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। Please share and subscribe our channel and click on the bell icon for future updates.